नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लाया हूँ निमी का प्रैक्टिस सेट 2। यह सेट आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए होने वाला है 2026 में, उसमें ये बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र का कह रहा है कि नाम क्या है। तो इस चित्र का नाम है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं सरफेस प्लेट पर रखे हुए जॉब पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल लाइन खींचने के लिए या सेंटर मार्क करने के लिए और हाइट को ट्रांसफर करने के लिए। अब देख लेते हैं इसके कुछ पार्ट्स को। ठीक है, तो देखिए ये एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है। इसको कहते हैं बेस। ठीक है, इसको कहते हैं गाइड पिन, इसको कहते हैं रॉकर आर्म, और ये है एडजस्टेबल फाइन एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू है, और ये स्क्रीबर है, इसको स्नट कहते हैं, इसको क्लैंपिंग नट कहते हैं, ये भी स्क्रीबर है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं कहाँ पे? सरफेस प्लेट पर रखे हुए जॉब पे मार्किंग करने के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कहता है कैलिपर का नाम क्या है। देखिए इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो पैर है ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, इनसाइड मेजरमेंट लेगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, यानी इस स्प्रिंग को एडजस्ट करके आप इसको फिक्स करेंगे और ये जितना आएगा उसको स्केल से या माइक्रोमीटर से मेजर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का क्या है। ठीक है, यानी ये एक कैलिपर है, इनडायरेक्ट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये इस पर किसी भी प्रकार का कोई स्केल नहीं है। स्केल होता तो आप कह सकते थे कि डायरेक्ट मेजरमेंट दे रहा है। डायरेक्ट मेजरमेंट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस पर स्केल नहीं है। ठीक है, और चूंकि ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहेंगे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये जो इसका पैर मुड़ा हुआ है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब इनसाइड डायमीटर को ये मेजर करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये माप को सिर्फ ट्रांसफर करता है, ये डायरेक्ट माप देता नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए पाइप का डायमीटर मेजर कर रहा हो तो पाइप में तो फिक्स कर दिए और फिर इस दूरी को हम लोग माप लेंगे माइक्रोमीटर से या स्केल से, तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर। कहता है इस कैलिपर का नाम क्या है। देखिए ये कैलिपर जो है ये किधर मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, वो पिछला प्रश्न में आप देखिएगा कि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था और इसमें क्या है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने वाला है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये एक वाइस है। वाइस मतलब होता है पकड़ने वाला यंत्र। ठीक है, पकड़। और चूंकि ये बहुत पतला है इसलिए इसका नाम है पिन वाइस। इसका इस्तेमाल करते हैं पीसीबी जो होता है उसके ऊपर ड्रिल करने के लिए, ड्रिल बिट लगाने के लिए पकड़ना पड़ता है। ड्रिल बिट लगा करके यहाँ पे हम होल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पिन वाइस है। मतलब ड्रिल बिट को पीसीबी पे ड्रिल यदि करना हो आपको तो आप ड्रिल बिट यूज़ करेंगे, तो ये पिन वाइस लगा करके ही आप ड्रिल करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे होल करना हो तो इसमें यहाँ पे एक लगा दिया जाता है, ड्रिल बिट लगा दिया जाता है और फिर इसको ड्रिलर से ड्रिल कर दिया जाता है छोटा छोटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो एंगल प्लेट का इस्तेमाल आप करते हैं मार्किंग करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग अनइवन सरफेस को चेक करने के लिए। एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो लीवरेज मोशन होता है, यानी लीवर के मोशन। ये जो लीवरेज मोशन लिखा हुआ है, लीवर प्लस मोशन, लीवर के मोशन से जो कार्य करे उसको कहेंगे लीवरेज मोशन। ठीक है, देखिए इस उपकरण के सामने एक छोटा सा लीवर लगा होता है
जब ये लीवर जॉब की सतह से टकराता है तो वो थोड़ा सा झुकता है, ठीक है। यह छोटी सी गति गियरों के माध्यम से बढ़ जाती है और डायल की सुई घूमने लगती है। यानी जॉब की छोटी सी हरकत, लीवर हिलता है, फिर गियर घूमते हैं और पॉइंटर घूमता है, इसलिए इसका नाम है लेवरेज मोशन कहलाता है, ठीक है। देखिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग बहुत छोटे छोटे विचलन को जांचने के लिए किया जाता है, जैसे कि सरफेस का फ्लैटनेस, यदि कोई सरफेस फ्लैट है या नहीं उसको भी चेक करने के लिए, मतलब सरफेस के ऊपर क्या है उसको चलाएंगे हम लोग। और यदि अनइवन आएगा तो यहाँ क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो आपको डायल पे दिखेगा, ठीक है। ये रन आउट चेक करने का है, यानी कहीं पे सर्कुलर है उस पर भी हम चेक कर सकते हैं। पैरेललिज्म टेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट करने के लिए करते हैं, और कंसेंट्रेसिटी को चेक करने के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर करते हैं, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये इससे क्या करते हैं, इनसाइड डायमीटर और इससे क्या करते हैं, आउटसाइड डायमीटर मेजर करते हैं, आउटसाइड डायमीटर, और इससे क्या करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं, डेप्थ मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो दिखाया जा रहा है इसको कहते हैं हम लोग बीम, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये क्या है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, ठीक है। इसमें जो एक्स ये दिखाया गया है, ये इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक है। जैसे ये ग्लास की गहराई मेजर करने का है तो आप क्या करेंगे, ग्लास के ऊपर इसको स्टॉक को रख देंगे और ये ग्लास के अंदर चला जाएगा अंतिम सिरा तक, ठीक है। ये ग्लास है और ये क्या होगा कि आपके एंड पॉइंट तक यहाँ पे आके टच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगा। और ये है क्या कि आगे अब आने दे नहीं रहा है तो उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, चित्र में दिखाया फ्रंट डेप्थ माइक्रोमीटर है, एक्स का निशान इसके नीचे बने चौड़े और सपाट भाग की ओर इशारा कर रहा है, इस भाग को स्टॉक कहते हैं, ठीक है, यानी इसी को स्टॉक कहते हैं आप। यह जॉब की सतह पर समतल फ्लैट होकर टिकता है, माप लेते समय उपकरण को अस्थिर रखता है, इसी आधार से गहराई का सही मापन किया जाता है। यदि स्टॉक ठीक सतह पर नहीं बैठेगा तो माप गलत आएगा, मतलब यदि दोनों सिरा इसका बढ़िया से ओवरलैप नहीं रहेगा, मतलब अटैच नहीं रहेगा, तो मेजरमेंट क्या है आपको गलत आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होता है उसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर होता है क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। लिस्ट काउंट बराबर क्या हुआ, 1 MSD माइनस 1 VSD, एक मतलब मेन स्केल डिवीजन का एक भाग माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग का जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे लिस्ट काउंट। अगला प्रश्न है विच वन इज द इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह का है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह का है, ठीक है। एक है डायरेक्ट मेजरिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरिंग। इनडायरेक्ट मेजरिंग वाला, डायरेक्ट मेजरिंग क्या करता है, जैसे आपका स्केल है, वर्नियर कैलिपर है,
कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ये सब क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो आप मेजर अप करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं कि इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, मतलब आपको डायरेक्ट वहाँ पे स्केल दिखता, यूनिट दिखता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, ये सिर्फ माप को ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर ट्रांसफर मेजरमेंट टू दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टील रूल क्या है, डायरेक्ट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और माइक्रोमीटर क्या है, आपका डायरेक्ट मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है, ये भी डायरेक्ट मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। परंतु इनसाइड कैलिपर जो है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट देता है आपका। मतलब आपको कैलिपर का जो भी आएगा, जितना उसका मुंह खुलेगा, उसको स्केल पे आपको मेजर करना पड़ेगा। अभी थोड़ा देर पहले आप चौथा नंबर प्रश्न पे देखे थे, एक कैलिपर था जो कि इस तरह से यहाँ पकड़ रहा था। ठीक है, तो जितना इसका मुंह खुला है, उसको स्केल से आपको मेजर करना पड़ेगा, या माइक्रोमीटर से मेजर करना पड़ेगा कि कितना ये मुंह इसका खुला हुआ है। तो ये अब सिर्फ मुंह खोल के बताता है। जैसे कि आपके पास डिवाइडर आपके पास रहेगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, डिवाइडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्या, इनसाइड कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न है, विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेकिंग एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट। कहता है बाहरी आंतरिक गहराई मापने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से क्या करते हैं, इनसाइड इनसाइड भी मेजर करते हैं, आउटसाइड भी मेजर करते हैं, आउटसाइड, और तीसरा क्या करते हैं, डेप्थ। ठीक है, इनसाइड डायमीटर है, ये आउटसाइड डायमीटर है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और डेप्थ को मेजरमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड सेटिंग ऑफ रॉड। कहता है एक राउंड रॉड है, छड़ कैसा होता है, गोल होता है, तो इसको सेट करना है या इस पर कुछ मार्किंग करना है, तो आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। तो आप पकड़ेंगे किस चीज़ से, इसको पकड़ेंगे हम लोग वी ब्लॉक से। वी ब्लॉक में क्या होता है, एक 90 डिग्री पे सेट एक ब्लॉक होता है, ये क्या है 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, देखिए ये वी ब्लॉक है, ये राउंड ये शेप का जॉब है, ये वर्क पीस है, इसको यहाँ से और इधर से अच्छे से पकड़ा हुआ है। अब इस पर जो मार्किंग आप करना है, आराम से आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिलेक्शन मेथड ऑफ ए टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज क्या करता है, ये टैप क्या करता है, इंटरनल थ्रेड काटता है किसी होल में। तो कह रहा है कि यदि आप टैप ड्रिल साइज का कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका होता है फार्मूला मेजर डायमीटर माइनस पिच। ठीक है, यदि आप जितना पिच मतलब हुआ थ्रेड की जितनी मोटाई होगी, जितनी थिकनेस होगी, उसको मेजर डायमीटर से मेजर करेंगे, तो वही साइज का आपको टैप ड्रिल साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, और टैप ड्रिल करने से पहले जॉब पे क्या है, एक होल करना पड़ता है। तो होल का जो साइज रहेगा वो यही रहेगा, मेजर डायमीटर माइनस पिच बराबर होल रहेगा। अब इसी होल में फिर आप टैप ड्रिल डाल करके आप इंटरनल थ्रेड काटेंगे। देखिए, जब किसी होल में इंटरनल थ्रेड बनाना हो तो पहले एक निश्चित आकार का छेद बनाया जाता है। इस छेद के व्यास को टैप ड्रिल साइज कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डायमीटर माइनस पिच। ठीक है, मतलब यदि ये होल है, इसके अंदर आपको इंटरनल थ्रेडिंग काटना है। ठीक है, होल गलत बन गया है, होल का साइज गलत बन गया। ठीक है, ये होल है मान लीजिए,
और इस पर इंटरनल थ्रेडिंग आपको काटना है, ठीक है, इंटरनल थ्रेडिंग काटना है। तो आप क्या करेंगे, जिस साइज का आपको थ्रेड काटना है उसका फॉर्मूला है मेजर डायमीटर माइनस पिच, ठीक है, इसका सही है ये। और अगला प्रश्न देखते हैं, विच टूल यूज फॉर मेकिंग इंटरनल थ्रेडिंग इन द कंपोनेंट। इंटरनल थ्रेडिंग किसी कंपोनेंट में बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसको टैप करते हैं, ठीक है, सही प्रश्न है, जवाब है इसका टैप। जब किसी होल के अंदर इंटरनल थ्रेड बनाना हो तो टैप का उपयोग किया जाता है। टैप एक इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है जो पहले से बने ड्रिल होल के अंदर थ्रेड काटता है ताकि उसमें बोल्ट या स्क्रू आसानी से लगाया जा सके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज यूज्ड फॉर स्टीम और हैवी प्रेशर गैस। देखिए, हैवी प्रेशर और स्टीम गैस के लिए हम लोग रॉट आयरन पाइप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रॉट आयरन एक मजबूत, टफ और लचीला पदार्थ होता है। यह उच्च दाब और उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टीम के पाइप में, हाई प्रेशर लाइन में और कंप्रेस्ड एयर लाइन के पाइप में है। अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज्ड टू टाइट और लूज द पाइप एसेसरीज। कहता है पाइप एसेसरीज को लूज या ढीला करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग पाइप रेंच का। अगला प्रश्न है, विच एसेसरी इज यूज्ड टू ब्लॉक अप द पीस ब्लॉक ऑफ द पाइप ऑन द वन एंड। पाइप के एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग एक, जैसे ये पाइप है, इस एंड को यदि ब्लॉक करना है, यदि इसको बंद करना है हम लोग, यानी ब्लॉक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लग लगा देंगे। प्लग लगा देंगे तो क्या होगा, पानी इधर से जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर बेंड ऑफ पाइप बाय हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन। कहता है हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन द्वारा पाइप का अधिकतम व्यास मोड़ कितना होता है। इसका सही जवाब है 100 mm। 100 mm के डायमीटर के पाइप को हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन से आप मोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड्स इन ए पाइप दैट इज टू बी ज्वाइंट विद अनदर पाइप और फिक्सचर। कहता है कि एक पाइप में थ्रेड्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिससे किसी अन्य पाइप या फिक्सचर के साथ जोड़ा जाए, तो उसका सही जवाब है थ्रेडिंग डाई से, ठीक है। मतलब दो पाइप है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, एक पाइप बी है। इन दोनों पाइप को यदि आपस में आपको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, थ्रेडिंग डाई लेंगे और एक के आउटसाइड पे काटेंगे थ्रेड आउटसाइड और दूसरे के इनसाइड पे आप थ्रेड काटेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ये काम किससे करेंगे, थ्रेडिंग डाई की मदद से। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन अलोंग द डेटम लाइन। कहता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेटम किनारे के साथ एक समानांतर रेखा खींचने में मदद करता है, तो इसका सही जवाब है गाइड पिंस। देखिए, गाइड पिन, यही इस हिस्से को गाइड पिन कहते हैं, इसी का इस्तेमाल आप करते हैं डेटम किनारे एक समानांतर रेखा खींचने में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन विच 19 मेन स्केल डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल। कहता है कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना क्या है। क्वेश्चन यही है कि लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है, जिसमें 19 मेन स्केल डिवीजनों को वर्नियर स्केल के 20 बराबर डिवीजनों में विभाजित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि लिस्ट काउंट बराबर होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। MSD यानी मेन स्केल डिवीजन और VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो देखिए, आपको दिया हुआ है 19 MSD इक्वल टू 20 VSD, ठीक है। तो आपको निकालना पड़ेगा 1 VSD बराबर कितना है, तो 20 VSD बराबर कितना दिया हुआ है 19 MSD,
ठीक है। तो एक VSD बराबर कितना हो जाएगा, VSD बराबर हो जाएगा 19/20 MSD। अब लिस्ट काउंट के फॉर्मूला में रखेंगे तो 1 MSD माइनस 19/20 MSD। आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 19/20 MSD आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 19/20 MSD। ठीक है, तो कितना हो गया 1/20 MSD। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05। ठीक है, MSD यानी वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.05। अगला प्रश्न है विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनविल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कहता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मजबूत होता है। पहला क्या है, ये बहुत हार्ड होता है। दूसरा है कि इसमें रेसिस्टेंस टू क्रोजन होता है, जंग नहीं लगता है, रेसिस्टेंट टू क्रोजन होता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि ये घिसता नहीं है, घिसता नहीं है। ठीक है, इन्हीं सब गुणों के कारण हम इसके एलॉय स्टील का इसमें प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई फ्लेयरिंग इज डन इन ट्यूब्स। कहता है कि ट्यूब्स में फ्लेयरिंग क्यों की जाती है। देखिए फ्लेयरिंग क्या होता है, एक ट्यूब है, ठीक है, एक मान लीजिए कि ट्यूब है, इसके एक सिरे पे इस तरह से एक बना होता है, दूसरा ट्यूब लेते हैं उसके सिरे पर भी ये इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, और फिर दोनों सिरों को जोड़ते हैं तो आप यहाँ पे वॉशर डाल करके आप नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी प्रकार का गैस लीक नहीं होता है और वेपर टाइट सील बन जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न से जवाब ये है गैस रिसाव और वेपर टाइट सील से सील बनाने के लिए। ठीक है, या कुछ पाइप आपका ऐसा भी रहेगा, दोनों सिरा अंत में आके थोड़ा सा इसका फैला हुआ रहेगा, फिर दूसरा पाइप इसी में डाल करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा पाइप आएगा तो इसका सिरा थोड़ा सा फैल जाएगा और इसी में तीसरा पाइप लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, इसको सील कर दिया जाता है किसी भी मटेरियल से। ठीक है, अब कुछ पाइप्स आपका इस तरह का रहेगा, जैसा कि पानी का पाइप आप कई बार देखे होंगे, गोल सा पाइप होता है और ऐसे करके यहाँ पे नट बोल्ट से यहाँ पे टाइट किया हुआ होता है, इसी को कहते हैं फ्लेयरिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हेन विल बी स्वैगिंग ऑपरेशन इज डन इन कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब में स्वैगिंग ऑपरेशन कब किया जाता है। तो इसका सही जवाब है जब डिफरेंट साइज के ट्यूब को जोड़ना हो। ठीक है, यानी इसका ए सही जवाब है। तो इसमें होता क्या है कि दो पाइप है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो एक पाइप के एक सिरे को थोड़ा सा फैला दिया जाता है। ठीक है, फैलाने के बाद दूसरे पाइप को इसमें डाल करके फिर क्या करते हैं कि यहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के मेथड से इसको सील कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी तरह से ये एरिया लॉक हो जाता है, इसी को कहते हैं स्वैगिंग ऑपरेशन। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज टू बी यूज्ड इन सेम डाया ऑफ पाइप। कहता है समान व्यास के पाइप में किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कपलिंग जॉइंट का। कपलिंग जॉइंट्स आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब दो पाइप का व्यास समान हो। ठीक है, जैसे एक पाइप है, इसका व्यास और इसका व्यास पाइप
P1 और पाइप P2 दोनों का व्यास यदि सेम है, ये व्यास यदि सेम है, तो आप यहाँ पे कपलर लगा करके जोड़ देंगे, तो इसको कहेंगे कपलिंग ज्वाइंट। अगला प्रश्न है कि उपकरण से जुड़ने के बाद किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, किसी पाइप को यदि आप उपकरण के साथ आप जोड़ देते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करना होता है ड्राई नाइट्रोजन से। ठीक है, ड्राई नाइट्रोजन से हम लोग लीक टेस्ट के लिए करते हैं, लीक टेस्ट के लिए, दूसरा प्रेशर टेस्ट के लिए, प्रेशर टेस्ट के लिए, और तीसरा मॉइस्चर टेस्ट के लिए। ठीक है, मॉइस्चर टेस्ट के लिए, मॉइस्चर टेस्ट करने की विधि को कहते हैं पर्जिंग, PURGING। ठीक है, तो इन तीन तरह का टेस्ट को करने के लिए हम लोग ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट सॉल्यूशन इज टू बी यूज टू चेक द ट्यूब लीकेज। कहता है ट्यूब लीकेज को रोकने के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सोप वाटर। अब जब RAC को यानी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप फिट करते हैं, तो इसके कॉपर पाइप को आपको लीक टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कॉपर ट्यूबिंग जो होता है इसमें, उसको लीक टेस्ट करना पड़ता है। लीक टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोप वाटर का। ये होता है क्या कि जब पाइप में आप डालेंगे ड्राई नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और पाइप के ऊपर आप लेप लगा देंगे सोप वाटर का, तो वहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे यदि आप सोप वाटर का लेप लगाए रहेंगे, इसमें ड्राई नाइट्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे बुलबुला उठेगा। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे लीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है। तो इसका सही जवाब है कूलम्स। एम्पियर है करंट का यूनिट, ठीक है। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, और वोल्ट्स है वोल्टेज का यूनिट, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम्ब। ठीक है, इसलिए सही जवाब A4 है। अगला प्रश्न है कि कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस लेयर में होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको 3 तरह की लेयर के बारे में बताए हैं। एक है कंडक्शन बैंड, जिसको कि CB कहते हैं। उसके नीचे होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, जिसको कि FB कहते हैं, FB। उसके नीचे होता है आपका वैलेंस बैंड, जिसको कि VB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसी को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, BIDDEN, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और उसके सबसे जो नीचे लेयर होता है, उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो यदि किसी एलिमेंट की वैलेंसी 8 है, तो उसको कहेंगे हम इंसुलेटर्स कहेंगे, यानी उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है कि 100% भरा हुआ है, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इसी के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का हम चर्चा करते हैं। वो कभी अगला प्रश्न कभी आएगा तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। पर जिस एलिमेंट का वैलेंस बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, तो वैसा
तत्व जो होगा वो इंसुलेटर्स हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विच मटेरियल यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, कहता है विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और गैलियम भी एक सेमीकंडक्टर धातु है, सेमीकंडक्टर है। और पोर्सिलिन क्या है, इंसुलेटर है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पोर्सिलिन इंसुलेटर। अगला प्रश्न है कि कौन से विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये यहाँ 4 पैरामीटर दिया हुआ है, पावर है, वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस ही वो पैरामीटर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। ठीक है, और फ्लो ऑफ करंट को हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए बाध्य जो करता है वो वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज causes the electrons टू फ्लो। ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बहता है, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए बाध्य करता है। और पावर क्या है, वोल्टेज ये क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका, वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम पावर कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड, कहता है बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ है, एक ड्राई सेल है, अल्कलाइन सेल है। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, टाइप्स ऑफ सेल्स है। बटन सेल और लिथियम सेल ये भी टाइप्स है। ठीक है, पर प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल क्या है, ये वर्गीकरण है सेल का। एक प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, कहता है कि प्रेरकत्व का इकाई क्या है। तो प्रेरकत्व का इकाई है हेनरी। ठीक है, और फैराड क्या चीज का इकाई है, फैराड है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। ठीक है, इसको हिंदी में धारिता भी कहते हैं। ठीक है, जूल है ऊर्जा का इकाई, ऊर्जा का इकाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कई बार आ सकता है, वो भी ऊर्जा का ही इकाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी लिखा रहेगा, ये भी ऊर्जा का ही इकाई है। और वॉट्स क्या है, ये शक्ति का इकाई है। शक्ति यानी पावर, पावर की इकाई है क्या, वॉट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिको फैरेड। ठीक है, 1 पिको फैरेड कितने को कहते हैं, देखिए 10 टू द पावर ऑफ 6 को कहते हैं मेगा, मेगा। ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ -6 को कहते हैं माइक्रो। ठीक है, और 10 टू द पावर ऑफ -12 को कहते हैं पिको, पिको। आप कमेंट करके बताइए कि 10 टू द पावर ऑफ 12 को क्या कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -12 फैराड। अगला प्रश्न है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कहता है संधारित्र की कौन सा गुण इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है। तो इसका सही जवाब है
कैपेसिटेंस, ठीक है, धारिता कैपेसिटर का एक वैसा गुण है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस को मापने वाला इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस का इकाई है फैरेड, हेनरी प्रेरकत्व का इकाई है, ओम प्रतिरोध का इकाई है, और मोह चालकत्व का इकाई है। चालकत्व और प्रतिरोध में डिफरेंस क्या है आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सामग्री कमजोर रूप से चुंबकित होती है? देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल दिया हुआ है, एक है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो वैसा मटेरियल जो कि बहुत कम मैग्नेटाइज्ड हो उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है। इन सब सामग्री के नज़दीक यदि आप चुंबक को लाएंगे तो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसे मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होते हैं उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगला प्रश्न है कि विच मेटल्स कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट? देखिए यहाँ कुछ धातु दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि आयरन सबसे अधिक किस में होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फेरस मेटल में। जो लौह धातु हैं उसमें आयरन का कंटेंट सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? स्टूडेंट्स, इस गुण को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लिया जाए कि एक रॉड है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, आप इस पर इस डायरेक्शन में एक बल लगाते हैं F, तो इसकी लंबाई बदल करके हो जाती है ये L डैश हो जाती है और टोटल लंबाई हो जाती है L प्लस L डैश। और यदि आप बल हटाते हैं तो वापस ये अपने पूर्व की लंबाई L को वापस प्राप्त कर लेती है, तो इसको कहते हैं हम, इस गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी। और यदि आप बल हटाते हैं लेकिन इसकी लंबाई L प्लस L डैश ही बनी रह जाती है तो उसको आप कहते हैं प्लास्टिसिटी। और मेलेबिलिटी एक ऐसा गुण है जिसमें किसी धातु को पीट करके आप पतला चादर बना सकते हैं। सोना यानी गोल्ड सबसे अधिक मेलेबल धातु है। सोना को सबसे ज़्यादा आप पीट करके चादर बना सकते हैं। टेनासिटी क्या है? टूटने का विरोध करने के गुण को हम लोग टेनासिटी कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब इलास्टिसिटी है। अगला प्रश्न है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को मास कहा जाता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम? मास पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों इसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगला प्रश्न है,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की इकाई क्या है? तो स्पीड की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का है, यानी एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन का है, यानी हिंदी में त्वरण का है। मीटर पर मिनट ये कोई यूनिट नहीं है किसी का। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए, पी आउट, ठीक है, बाई पी इनपुट के अनुपात को हम लोग क्षमता कहते हैं, यानी एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, इसको पढ़ते हैं ईटा। ठीक है, लैम्डा नहीं पढ़ेंगे, इसको ईटा पढ़ेंगे। इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचानें। कह रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। देखिए, इस डायग्राम में क्या है, एक 45 डिग्री पे एक लाइन खींचा गया है। ये सभी लाइन जो पैरेलली खींचा गया है, सभी 45 डिग्री पे खींचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सिंबल को हम लोग कहते हैं स्टील, यानी इस्पात। अगला प्रश्न है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पोर्शन को दिखाने के प्रयास किया गया है। ठीक है, इसलिए इस जो सिंबल दिखाया गया है ये ग्लास का है। अगला प्रश्न है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचानें। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, सभी अनइवन डायरेक्शंस में हैं। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है कंक्रीट के लिए। अगला प्रश्न है कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार होता है 210 इंटू 297। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है पेपर के साइज से। तो पेपर का साइज होता है A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा पेपर होता है वो A0 का होता है, उससे छोटा A1 होता है, उससे छोटा A2 होता है, उससे छोटा A3 होता है, उससे छोटा A4 होता है, उससे छोटा A5 होता है और उससे छोटा A6 होता है। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाए पेपर को, तो आप इस रूप में भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा पेपर का साइज क्या दिख रहा है, 841 इंटू 1189। तो ये जो पेपर का साइज हो जाएगा आपका A0 का हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा आपका दिख रहा है 148 इंटू 210, तो ये A6 का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेपर का जो ये अनुपात दिया हुआ है, ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी विड्थ इज टू लेंथ का अनुपात है। ठीक है, जितना भी आप पेपर देखते हैं सभी में विड्थ और लेंथ का जो अनुपात होता है वो 1:√2 के होता है। यानी आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1:√2 आएगा, यदि आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग का आयाम सही है? कहता है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। देखिए, इसमें जो लिखा गया है डायमेंशन जो किया, इसमें सॉरी, जो डायमेंशन लिखा गया है डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर लिखा गया है, जो कि गलत है। डायमेंशनिंग लाइन के नीचे लिखा जाना चाहिए। इसमें देखिए, यदि वर्टिकल है तो साइड में लिखा गया है और बाहर की तरफ लिखा गया है, यानी ये सही है। इसमें भी देखिए बाहर की तरफ लिखा गया, ये भी सही है, ये भी सही है। परंतु इसमें देखिए इसमें देखिए डायमेंशन लाइन बाहर की, ये तो सही है, ये अंदर लिख दिया, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसमें देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये
गलत है, यानी सबसे ज्यादा सही कौन सा है, A2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागन प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में क्या है, चार कोना होना चाहिए। पेंटागन में क्या है, 5 भुजा होना चाहिए। ट्रायंगुलर में कितना, 3 भुजा होना चाहिए। हेक्सागोनल में कितना, 6 भुजा होना चाहिए। देखिए कि ये जो प्रिज्म दिखाया गया है इसमें कितने भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6। यदि इसमें 6 भुजा है तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सभी इम्प्लीमेंटिंग स्किल्स का है। कहता है रिक्त में सही शब्द भरें। देखिए दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रेन थ्रू द टनल, यानी ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी ट्रेन क्या है, अभी क्या है, टनल से गुजर रही है, तो ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल होगा इसका। द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू द टनल भी हो सकता है। ये प्रेजेंट, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से आपको दिखाना है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, इज पासिंग ही आप सही जवाब लगाएंगे। ठीक है। कहता है उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। कहता है प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है। प्रश्न है खाली स्थान आर यू डूइंग, यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या, व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। यहाँ डूइंग होता तो व्हाट होता है, यहाँ गोइंग है तो वेयर, यानी कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वनाम से भरना है, यानी प्रोनाउन से भरना है। ठीक है। तो नाउन के बदले में जो शब्द आता है वो क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो आई के बदले में यहाँ पे आना चाहिए, आई के बदले में आएगा क्या, माई सेल्फ। ठीक है। आई मेड दिस मेक माई सेल्फ। ठीक है। यानी A1 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रॉपर विथ प्रॉपर प्रोनाउन से आपको यहाँ फिल करना है। शी के बदले में यहाँ पे आना चाहिए, शी मेड दिस केक हर सेल्फ। ठीक है। शी है इसलिए हर सेल्फ, और ही होता तो हिम सेल्फ, यानी उसने अपना केक स्वयं बनाया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित प्रत्ययवर्ती रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ भरें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, यानी शी वॉज हर्ट, तो रिफ्लेक्शन ये उसी के द्वारा खुद से वो होना चाहिए, यानी शी हैज हर्ट हर सेल्फ, यानी A2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण के साथ आपको भरना है। ठीक है। द लिटिल गर्ल आइज रिवेल्ड हर मिस्चिफ, तो इसमें क्या होगा कि छोटी लड़की के ट्विंकलिंग आई ने उसके बदमाशी को बता दिया, ट्विंकलिंग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रोपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन से आपको भरना है। माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर, यानी यहाँ पे किसी जगह पे होता तो एट होता, यहाँ पे फ्लोर है तो ऑन द फ्लोर होगा। ठीक है। यानी ऑन द 3rd फ्लोर। अगला प्रश्न है फिल द करेक्ट क्वेश्चंस वर्ड। क्या है, हु, यहाँ पे क्या होगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी A4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है।
ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, कहता है उच्चारण को क्या संदर्भित करता है। तो उच्चारण का मतलब होता है ध्वनि का उत्पादन। यदि आप बट को बूट भी पढ़ सकते हैं, जैसे BUT लिखा हुआ, इसको आप बट पढ़ते हैं, आप बूट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। परंतु ये क्या है, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, यानी इस ध्वनि का उच्चारण सही नहीं है। इसके लिए सही ध्वनि का उच्चारण सही है बट, ठीक है। यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ध्वनि का उत्पादन है। अगला है इन शब्द को अरेंज करना है। टीचर, स्कूल, वर्क, सी ए एज, इसका क्या हो जाएगा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ठीक है। इस प्रश्न है शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ए टू बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ ए वॉइस इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या होता है, जो हम बात से ध्वनि निकालते हैं वो कहीं ऊंचा होता है कहीं नीचे होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन। अगला प्रश्न है वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहते हैं हम लोग विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन। जैसे कि हो गया ओ, वाओ, अलाश, हे, ये सब सभी क्या हैं, विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ये अचानक मजबूत भावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग का। ये हेलो, हाय, हे, ये समान वर्ग के लोगों के साथ इस्तेमाल होता है, समान पद के लोगों के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। अब उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो अभिवादन में गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है। देखिए इस आंसर में क्या है, ANSWER, आंसर। W इसमें एक साइलेंट रह जाता है, इसलिए W एक मुख्य अक्षर है। अगला प्रश्न है Which one is a do's of discussion etiquettes? यदि आप कहीं पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चर्चा करते समय लूज योर टेम्पर, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, ये गलत है। लिसन टू अदर्स, ये बिल्कुल सही है। टॉक अबाउट इवेंट्स डिटेल्स, नहीं, ये भी अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात नहीं करना चाहिए। यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये डूज है, लिसन टू अदर्स। अगला है विच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। यदि आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, मतलब डिस्कशन आप कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आपको खुले माइंडेड का होना चाहिए, ये सही है। मॉडरेट टोन में बात करना चाहिए, दूसरों की सुननी भी चाहिए, और अननेसेसरी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये गलत है। ये आंसर इस प्रश्न का सही है, और ये डोंट है इसलिए ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कहता है कि इनमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को कहते हैं CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है विच वन इज ए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी का साइन होता है ऐसा, तो जिस सेंटेंस में आप ऐसा सिंबल देखें आप उसको सीधा विस्मयादिबोधक सेंटेंस मान लें। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, देखिए इसमें ऐसा सिंबल बना हुआ है इसलिए बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न है सक्रिय आवाज में कौन सा है, यानी एक्टिव वॉइस में कौन सा है। तो एक्टिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी ये बिल्कुल सही है। राम हैज पास्ड द एग्जाम एक एक्टिव वॉइस में है। कहता है विच वन इज ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें पहले आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट आना चाहिए। देखिए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, मोहन सब्जेक्ट है, हाउस ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ये नहीं होगा। सी वॉज रीडिंग ए बुक, बुक क्या ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, तो ये भी नहीं है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, अस क्या है, हम लोग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और बर्थडे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कहता है कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो एंड, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है, या और का प्रयोग किया जाता है, या बट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑन का प्रयोग वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑन कंजक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। यदि आप कहीं भूमिका निभाते हैं तो आपको क्या लाभ नहीं होता है। तो जैसे आप ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सुनने की क्षमता विकसित होती है, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपका डेवलप होता है, लेकिन बोरियत पैदा नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का नॉट ए बेनिफिट कर रहा है, इसलिए डेवलप बॉर्डम इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बोरियत पैदा करता है। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट ए वोवेल। कहता है इनमें से कौन सा वोवेल नहीं है। वोवेल हम लोग जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू है। देखिए इसमें कौन सा है, एफ नहीं है, तो इसलिए एफ सही जवाब है। वोवेल की संख्या कितनी है, 5, और कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट 21। तो ए, आई, ओ को छोड़ करके जितने भी लेटर्स आते हैं सभी कॉन्सोनेंट्स हैं।